नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूँ प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में भीषण बाढ़ और खसरा संकट गहराया, 120 की मौत, 170 लापता, राहत अभियान में जुटी सेना। राजस्थान में किताबों पर जंग, गांधी नेहरू की किताबें हटाने पर बवाल, कांग्रेस बोली ये वैचारिक हमला है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में चौंकाने वाला खुलासा, टेक ऑफ के वक्त खुद ब खुद बंद हुए दोनों इंजन के फ्यूल स्विच। आईएएस बनाम जज विवाद पर विकास दिव्यकीर्ति फंसे कानूनी पचड़े में, कोर्ट ने भेजा समन, 22 जुलाई को पेश होने का आदेश। दिल्ली के सीलमपुर में 3 मंजिला इमारत गिरी, 7 लोग दबे, दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर जुटी राहत में। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है, जबकि 170 से अधिक लोग अब भी लापता है। केर काउंटी सबसे अधिक प्रभावित इलाका है, जहां 2100 से ज्यादा आपातकर्मी लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। राज्य के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि जब तक हर लापता व्यक्ति की पहचान और खोज पूरी नहीं हो जाती, हम नहीं रुकेंगे। इस भयावह बाढ़ से जनधन की भारी क्षति हुई है। प्रशासन डूबे इलाकों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। सेना की टुकड़ियां भी राहत कार्य में शामिल की गई है। उधर अमेरिका इस खाल खसरे के सबसे बड़े संकट से भी जूझ रहा है। रोग नियंत्रण केंद्र सीडीसी के मुताबिक अब तक 1288 केस सामने आ चुके हैं, जो पिछले 30 वर्षों में से सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। देश भर में टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है, लेकिन बच्चों और ग्रामीण इलाकों में ये फैलाव और भी गंभीर बना हुआ है। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर एक नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कक्षा 12वीं की 2 किताबें आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और 2 को पाठ्यक्रम से हटाने का ऐलान किया है। मंत्री का आरोप है कि इन पुस्तकों में गांधी नेहरू परिवार का जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन किया गया है, जबकि बाकी राष्ट्रीय नेताओं की उपेक्षा की गई है। दिलावर ने कहा कि किताबें आपातकाल जैसे संवेदनशील दौर में कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज करती है और लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को नायक की तरह पेश करती है। उनका दावा है कि इन किताबों में सरदार पटेल, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेताओं का नाम तक नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस कदम को वैचारिक हमला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि ये बदलाव शिक्षा के बहाने इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है। मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB की रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए। पायलट के बीच कॉकपिट में आखिरी क्षणों की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें एक पायलट पूछता है कि टेक ऑफ क्यों बंद किया गया, तो दूसरा कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। जांच में पता चला है कि उड़ान के महज 30 सेकंड के भीतर दोनों इंजन की ऊर्जा सप्लाई कट गई थी। बाद में फ्यूल स्विच ऑन किए गए, लेकिन अब तक एक इंजन की गति काफी कम हो चुकी थी। एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज में रैम एयर टरबाइन RA8 तैनात होते ही दिखी है, जो सिस्टम फेल की पुष्टि करता है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि हादसा किसी पक्षी टकराव या बाहरी अवरोध की वजह से नहीं हुआ। AIB अब विस्तृत तकनीकी ऑडिट के आधार पर जिम्मेदारी तय करेगी। विकास दिव्यकीर्ति अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो IAS वर्सेस जज कौन ज्यादा ताकतवर को लेकर अजमेर की एक अदालत ने उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया है। कोर्ट का कहना है कि वीडियो में न्यायपालिका को लेकर आपत्तिजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने BNS और IT एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। वीडियो में उन्होंने हाईकोर्ट की ताकत, मुख्यमंत्री की अवमानना और न्यायिक नियुक्ति पर कई तीखी टिप्पणियां की थी। दिव्यकीर्ति का कहना है कि वीडियो उनकी अनुमति के बिना तीसरे पक्ष ने डाला था और ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत आता है। कोर्ट ने ये दलित खारिज करते हुए कहा कि एक शिक्षक और संस्थान प्रमुख के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। याचिका कर्नाटक निवासी S विघ्नेश शिशिर ने दी है, जिन्होंने इसमें कुछ नए वीडियो और तथ्यों का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से जुड़े कुछ वीडियो और दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किए हैं, जो राहुल गांधी की कथित नागरिकता पर सवाल उठाते हैं।
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 5 मई को मूल याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यही चाहे तो अन्य कानूनी विकल्प चुन सकते हैं। कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि यूनाइटेड किंगडम से जानकारी मंगाई गई है, लेकिन उसके जवाब आने तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अब याचिकाकर्ता ने दोबारा इस मामले को उठाते हुए पुनर्विचार की मांग की है, लेकिन रजिस्ट्री ने अभी तक इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया है। अदालती प्रक्रिया के मुताबिक जब तक रजिस्ट्री याचिका को तकनीकी रूप से मंजूरी नहीं देती, तब तक ये कोर्ट के सामने नहीं ला जा सकती। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक इस याचिका या नए तथ्यों पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट की अगली प्रक्रिया और रजिस्ट्री के निर्णय पर टिकी है। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। ईदगाह जनता कॉलोनी में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत में 7 लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अब तक 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी की तलाश तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि ये इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी और क्षेत्र पूरी तरह घनी बस्ती वाला था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के पीछे की असली वजह जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। पाकिस्तान में एक बार फिर शिक्षा पर आतंकवाद का हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में निर्माणाधीन एक सरकारी स्कूलों को आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। धमाके के वक्त स्कूल खाली था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पाक पुलिस के मुताबिक ये हमला बन्नू जिले में हुआ और इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट के अनुसार 2007 से अब तक पाकिस्तान में 1100 से ज्यादा लड़कियों के स्कूल तबाह किए जा चुके हैं। साल 2014 में टीटीपी द्वारा लगातार ऐसी घटनाएं की जा रही है। हाल ही में इसी इलाके में एक धमाके में 5 अफसरों की मौत हो चुकी है। इस हमले ने पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता खड़ी कर दी है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा को विदेश से 200 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है और ये रकम नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाई गई। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्मांतरण के लिए नेपाल में 100 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए गए, जिनमें पाकिस्तान, दुबई, सऊदी और तुर्की से पैसे भेजे गए। इन पैसों को कमीशन पर एजेंटों ने निकालकर बाबा तक पहुंचाया। एटीएस की रिपोर्ट में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नाम पर 6 बैंक खाते मिले हैं, जबकि उनकी साथी नसरीन उर्फ नीतू रोहरा के नाम 8 खाते हैं, जिनमें करोड़ों का लेन देन सामने आया है। कई खातों में विदेश से आए संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। एटीएस अब तक सऊदी और दुबई के कुछ खातों की डिटेल्स हासिल नहीं कर पाई है। बाबा का आलीशान घर बुलडोजर से गिरा दिया गया है और पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए गर्व का मौका है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस लिस्ट में रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लोहगढ़, सालेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग और खंडेरी के अलावा तमिलनाडु का जिंजी किला भी शामिल है। ये किले सिर्फ न मराठा गौरव का प्रतीक है, बल्कि युद्ध नीति, प्रशासन और स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और सभी शिवभक्तों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला क्षण है। यूनेस्को ने इन्हें अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र विधान परिषद में पारित हुआ विशेष जन सुरक्षा विधेयक अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है।
इस बिल का उद्देश्य नक्सलवाद और शहरी माओवाद से निपटना बताया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसे भाजपा की विचारधारा को सुरक्षा देने वाला कानून करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बिल में न तो नक्सलवाद का जिक्र है और न आतंकवाद का, बल्कि केवल उग्र लेफ्ट विचारधारा की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का असली नाम भाजपा सुरक्षा कानून होना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि बिल में 3 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड की निगरानी का प्रावधान है, जिससे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब यह बिल महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। बेंगलुरु की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 266 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इस घोटाले में 6 फर्जी कंपनियां शामिल थी, जिनके जरिए करीब 48 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया। जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थी और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए कारोबार का भ्रम फैला रही थी। एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड पाई गई। मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंट और लॉ ऑडिटर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीजीआई अब अन्य संदिग्धों की तलाश में है। एजेंसी ने साफ किया है कि यह घोटाला न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है, बल्कि निवेशकों को भी धोखा देता है। अनुपम खेर और बोमन ईरानी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए यह विशेष स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में रखी गई थी। अनुपम खेर ने इसे अपने करियर का खास लम्हा बताया। फिल्म ऑटिज्म और भारतीय सेना पर आधारित है और इसे पहले ही कांस, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे समारोह में काफी सराहना मिल चुकी है। अनुपम खेर ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रपति को फिल्म प्रस्तुत करना उनके लिए सम्मान की बात है। फिल्म में शुभांगी, करण टैकर, जैकी श्रॉफ और अरविंद स्वामी जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म 18 जुलाई 2025 को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में हुई ये स्क्रीनिंग फिल्म की टीम के लिए ऐतिहासिक पल बन गई है। राजकुमार राव की नई फिल्म मालिक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। 11 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 3.48 करोड़ रुपए की ओपनिंग की है, जो कि शुरुआती अनुमान है। खास बात यह है कि इसी दिन सुपरहिट फ्रेंचाइजी सुपरमैन की फिल्म भी रिलीज हुई, लेकिन इसके बावजूद मालिक दर्शकों को खींचने में कामयाब रही है। लंबे समय बाद राजकुमार राव एक्शन अवतार में नजर आए हैं और फैंस को यह अंदाज खूब पसंद आ रहा है। फिल्म को समीक्षकों से भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। माना जा रहा है कि वीकेंड पर इसकी कमाई में और उछाल आ सकता है। मालिक अब राजकुमार राव की कमर्शियल सफलता की अगली सीढ़ी बन सकती है। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।